नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम किया था और हमने नंबर थ्योरी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। आज हम उसमें आगे करेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट चैप्टर आप मान सकते हो या फिर आप नंबर सिस्टम में ही ये पार्ट आप लेके चल सकते हो। जो प्रीवियस वीडियो की थी उससे आगे ही यहाँ पर ये आपका जो कॉन्ग्रुएंसी का जो चैप्टर है ये चलेगा। एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है इसमें जो आपके पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी लेवल में, वो इसकी जो थ्योरम्स जो मैं आज आपको करवाऊंगी उससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसकी थ्योरम्स जो है वो आपको इनकी स्टेटमेंट अच्छे से कर लेनी है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या रूल जो है वो बनते हैं, वो थ्योरम ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी में आपको यही समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इफ ए एंड बी, अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए एंड बी, दोनों आपके पास क्या है, टू इंटीजर्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं, प्रीवियस नंबर सिस्टम हमने की थी वहां पर आपको पता चल गया था। इसको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि a और b आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं एंड इसके साथ ही एंड m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और m जो है वो मैं आपको सीधा ही लिख देती हूँ पॉजिटिव इंटीजर z प्लस। इसका मतलब क्या है कि m आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 to इनफाइनाइट चलेगा, तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा m। लेकिन a और b जो है ये आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि a और b जो है वो आपके पास दो इंटीजर्स हैं और m आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट, तो वहां पर क्या होगा, सच दैट m डिवाइड्स, जो m है वो आपका डिवाइड करेगा a माइनस बी को। कहने का मतलब क्या है कि m जो है ना, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, m जो है वो क्या है, m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। m जो है वो क्या है, डिवाइजर है किसका, a माइनस बी का। ठीक है, नॉर्मली अगर आप यहाँ पर समझें तो देखिए, हम जैसे कोई नंबर है उसको हम नॉर्मली अगर डिवाइड करते हैं, छोटी क्लासेस में हमने डिवाइड के क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको पता है m अगर हम यहाँ पर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर भागफल यानी कि क्वोशिएंट आता है। देन आपके पास यहाँ पर 0 बचे या फिर कुछ भी नंबर बचे, आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आपके पास जो डिविडेंड होता है यानी कि जो ये आपका भाज्य होता है, डिविडेंड जो बीच वाला होता है, ये जो भाज्य होता है ये आपका इक्वल होता है भाजक यानी कि जो आपका डिवाइजर होता है, इनटू में क्वोशिएंट यानी कि भागफल, प्लस में शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, आर छोटा ले सकते हो। ठीक है, तो एम क्यू प्लस में आर यानी कि ये आपका इसकी फॉर्म में होता है, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है, जहां पर ये आपका जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन आपका जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन इसके साथ में चलती है आपकी जो नॉर्मली जब आप यहाँ पर डिवाइड करते हो उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम होती है। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर m जो है वो क्या है, डिवाइजर है, यानी कि m डिवाइड्स। इसको आप कैसे यहाँ पर जो है वो रीड आउट करोगे, इसका मतलब क्या है, m डिवाइड्स a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का मतलब क्या है कि ये जैसे इस तरह से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे कि 3 डिवाइड्स 21, ठीक है, तो अब आप इसको इस तरह से नहीं समझोगे कि ये 21 जो है ये नीचे, इसका मतलब क्या है कि 21 जो है, 21 को 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 3 डिवाइड्स 21, तो 3 जो है वो आपका इसमें क्या होगा, डिवाइजर होगा। यहाँ पर ये सिंबल जो है वो अब आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को आप इस तरह से ना समझे कि ये जो 21 है ये अपोन में है यानी कि आपका डिनोमिनेटर है, नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर डिविडेंड है। ठीक है, तो 3 आपका क्या रहेगा, डिवाइजर रहेगा। तो इसको आप किस तरह से रीड आउट करोगे, इसको आप करोगे कि जो 3 है वो आपका डिवाइड्स 21, 3 डिवाइड्स 21। ठीक है, m डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, m आपका क्या है, डिवाइजर है, और a माइनस बी जो ये आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि a और b आपके पास इंटीजर्स हैं और m आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट m आपका डिवाइड करेगा a माइनस बी को, जहां पर m ये आपका क्या है, डिवाइजर है किसका, a माइनस बी का। देन आपके पास यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की मेन यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी। देन a इज सेड टू बी, a को हम क्या कहेंगे, सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m। ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इज, हम इसको एक्सप्रेस्ड कैसे करेंगे, a
कोंग्रेंट, यहाँ पर 3 इक्वल के साइन होंगे यानी कि इस तरह से, ठीक है, 3 लाइंस होंगी आपके इक्वल के, जैसे 2 होती है इसमें 3 हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, जैसे ये चीज मैंने आपको लिखी ना कि ए इज सेड टू बी कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम, यानी कि ए इज कोंग्रेंट टू बी मोड एम, मोड एम या मोडुलो एम आप कुछ भी बोल सकते हो। ये आपकी कोंग्रेंसी जो होती है इसकी डेफिनेशन की मेन एक्सप्रेस हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मेन आपका रिप्रेजेंटेशन जो होता है कोंग्रेंसीज का वो इस तरह से होता है कि ए इज कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम, इस तरह से आप इसको रीड आउट करोगे कि ए इज कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि अगर बाई चांस यहाँ पर इस तरह से साइन आ जाए कि ए इज नॉट कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये नॉट कोंग्रेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके अगर ये क्वेश्चन समझाऊं, मान लीजिए आपके पास ये है 31, ठीक है, 31 कोंग्रेंट टू 7 मोड 4, ठीक है, मोड 4, ये एग्जाम्पल है। तो ये आपको बताना है कि ये आपकी कोंग्रेंसी की जो इक्वेशन है यानी कि कोंग्रेंस की जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि ये कोंग्रेंट है या नहीं है, ये चीज आपको बतानी है। तो नॉर्मली आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये आपका m है, ये आपका a है, ये आपका b है, सेम आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए कि m डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब m क्या है 4, 4 आपका डिवाइड करना चाहिए a माइनस b यानी 31 माइनस 7, तो 4 आपका डिवाइड करना चाहिए आपका 24 को, तो 4 डिवाइड कर रहा है 6 पे पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब ये आपका 4 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है कोंग्रेंट है, यानी कि 31 कोंग्रेंट टू बी मोडुलो 4, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कोंग्रेंसी की जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आपको बस इसी तरह से करना है, a माइनस बी, जो आंसर आएगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी ये m होता है तो m से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कोंग्रेंसी को रिप्रेजेंट करने का मेन तरीका होता है। इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो देखिए कैसे, इसको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है a माइनस बी, ये माइनस इस साइड से ले आते हैं, कोंग्रेंट टू यहाँ पर 0 मोडुलो m, इस तरह से भी अगर आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो इससे आपको ऐसे नहीं करना कि हमने नहीं पढ़ा, ये भी आपकी किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पर ये जो होता है इसका मतलब यही होता है कि जब m को हम यानी कि a को m से डिवाइड करते हैं और b को जब m से डिवाइड करते हैं तो दोनों में आपके पास रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है, सेम रिमाइंडर आता है या फिर पूरा पूरा डिवाइड होता है, एक ही बात होती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, अनदर रिप्रेजेंटेशन है कोंग्रेंसीज की। इसी के साथ आप जो है वो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी, यानी कि ये जो आपका कोंग्रेंट होता है a माइनस बी इक्वल्स टू में m के मल्टीपल में हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लिख सकते हैं, k इज एनी इंटीग्रल, ठीक है, कि जो आपके पास k है ये कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पर k आपके पास कोई भी वैल्यू है, तो इस तरह से भी जो है वो आपकी कोंग्रेंसी जो होती है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो यहाँ पर 3 रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है, तीनों रिप्रेजेंटेशन आपकी कोंग्रेंसीज की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी जो थ्योरम्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और कई बार जो है वो पूछी जाती हैं, वो क्या है, देखिए आपकी यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरम है या फिर आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो, वो क्या है, वो ये है कि n इंटीजर, कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कि n इंटीजर इज कोंग्रेंट टू कोंग्रेंट टू इट्स रिमाइंडर, ठीक है, इट्स रिमाइंडर, ठीक है, कि कोई भी इंटीजर वैल्यू है वो अपने रिमाइंडर यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा उसके साथ भी क्या होगा, कोंग्रेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको प्रूफ ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं क्योंकि सीधे रिजल्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर थ्योरम क्या है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू है वो कोंग्रेंट होगा अपने रिमाइंडर के साथ। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका जो है वो प्रूफ आपको बता रही हूँ, छोटा ही प्रूफ है इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ ये, बाकी आपको यहाँ पर प्रूफ पे ज़्यादा नहीं जाना है, बस आपको यहाँ पर इसके जो मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी थ्योरम्स के वही आपको करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या है इसका, कि मान लीजिए रिमाइंडर के साथ हमें करना है, तो हम r मान लेते हैं कि r क्या है, r एक आपके पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है। जब हम किसी नंबर a को डिवाइड करते हैं, a को हम क्या करते हैं, डिवाइड्स बाय m, जब हम मान लीजिए सीधा ही मैं आपको जो है वो समझा रही हूँ कि a को हम डिवाइड कर रहे हैं m से, ठीक है, m से डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास जब कोई नंबर है उसको आप डिवाइड करोगे, कोई आपके पास भागफल यानी कि क्वोशिएंट आएगा, देन आपके पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आएगा। अब आपको पता है कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपके पास क्या होती है, एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसमें आपका डिविडेंड यानी कि भाज्य जो है वो आपका इक्वल होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल,
ठीक है, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो r है इसको मैं इस साइड लेके आऊँ, a माइनस आर हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में एम क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ कोंग्रेंसी ये चीज मैंने आपको बताई थी, a माइनस बी जो है वो इक्वल होगा m के का, यानी कि m के मल्टीपल में कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, तो m के मल्टीपल में ये q आपके पास कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आपका क्वोशिएंट कुछ भी आ सकता है। a माइनस आर यानी कि a माइनस बी का काम कर रहा है, ये b जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, r का काम कर रहा है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ कोंग्रेंसी आपके पास क्या हो जाएगा कि a इज कोंग्रेंट टू r मोडुलो m, ठीक है, r मोडुलो m, जहां पर ये आपकी जो थर्ड जो मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताई थी कोंग्रेंसी की, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू हमने a इंटीजर वैल्यू ली थी वो आपकी कोंग्रेंट होगी इट्स रिमाइंडर, अपने रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो ये भी आपके पास ये जो थ्योरम है ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जो होती है वो कोंग्रेंट होती है अपने रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम है वो भी आपको समझनी है कि क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहती है कि इफ a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, ये मैं किस तरह से बोल रही हूँ ये चीज आपको अच्छे से नोट करनी है। a इज कोंग्रेंट टू b, 3 यहाँ पर आपके इक्वल्स के साइन होंगे 3, ठीक है, तो a कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, देन आपके पास यहाँ पर ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज क्या है, आपको गिवन है। देन आपको ये चीज प्रूफ करनी है, करनी तो प्रूफ है लेकिन आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। देन ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि ए और बी जो है वो लीव यानी कि छोड़ेंगी, लीव दी सेम रिमाइंडर, लीव दी सेम रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोंग्रेंट गिवन है कि a जो है वो कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, देन हम इस m को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि m को जब हम a से डिवाइड करते हैं, जब a को हम m से डिवाइड करते हैं, जब b को m से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर बचेगा दोनों में, यही ये थ्योरम कहती है। ठीक है, और कन्वर्स भी इसका क्या होता है, ट्रू होता है। कन्वर्स भी क्या होगा, कन्वर्स जो होगा वो भी आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, कन्वर्सली भी आपको ये चीज की अगर आपके पास कोई a और b दो नंबर है और सेम रिमाइंडर m से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है तो a जो है वो कोंग्रेंट होगा b मोडुलो m के। ठीक है, तो ये चीज आपको ये सीधी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आपको याद रखनी है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ऐसे रिजल्ट याद रखना है। कोंग्रेंसी की जो आपकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सीधा कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि a कोंग्रेंट टू b मोडुलो m होगा। देन m को अगर हम m से अगर a को डिवाइड करेंगे और m से अगर हम b को डिवाइड करेंगे तो दोनों में आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था 31 इज कोंग्रेंट टू 7 मोड 4, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो जब 4 को 31 से डिवाइड करो तो 31 से जब आप 31 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 28। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर 7 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जब 4 आपके पास 3, सेम रिमाइंडर बच रहा है। तो यही है कि अगर a कोंग्रेंट है b के, b मोडुलो m के, देन अगर m से अगर हम a को डिवाइड करेंगे और m से अगर हम b को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम रिमाइंडर बचेगा। यही थ्योरम आपकी कहती है। नेक्स्ट थ्योरम है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है और वहीं से जो है वो प्रीवियस पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड। तो वो देखिए वो क्या है, आपको जो मैंने सेट थ्योरी जब वहां पर करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये चीज आपको अच्छे से पता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम 3 चीज जो है वो देखते हैं कि वो बनती है कि नहीं बनती, और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट हम जो है वो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि आपके पास जो भी गिवन होगा यानी जो सेट था वहां पर हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते थे। सेकेंड हम वहां पर देखते थे सिमेट्रिक, क्या देखते थे, सिमेट्रिक की कंडीशन देखते थे। और थर्ड हम देखते थे ट्रांजिटिव, क्या देखते थे, ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस रिलेशन का हमने आपको बताया था। यहाँ पर जो है वो सीधा आपको याद रखना है जो आपके पास जैसे आपको कोंग्रेंसी दे रखी है कि a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, कि a जो है वो कोंग्रेंट है b मोडुलो m के, तो ये आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा।
तो यहाँ पर क्या है कि A इज कोंग्रेंट टू B मोडुलो M। तो अगर आपके पास A कोंग्रेंट टू B मोडुलो M यानी कि कंडीशन आपको देखनी है A माइनस B और उसको आप M से डिवाइड कर देना। अगर आपके पास पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी कि A इज कोंग्रेंट टू B मोडुलो M। और अगर आपको इक्विवेलेंस के बारे में पूछा हुआ हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो अगर ये आपके पास कोंग्रेंसी की जो डेफिनेशन उसको अगर आपके पास ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको सीधा याद रखना है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। प्रूफ पे आपको नहीं जाना है, और अगर आप प्रूफ भी करना चाहो तो मैं आपको इसका प्रूफ भी करवा देती हूँ। देखिए इसका प्रूफ आप किस तरह से करोगे। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते थे। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते थे कि हम ए लेते थे, कोई भी ए मान लो या एक्स कुछ भी मान लो, हम ए लेते थे। यानी कि जैसे हमारे पास सेट होता था, उस सेट से हम कोई भी मेंबर उठाते थे कि ए जो है वो आपका मान लीजिए बिलोंग कर रहा है उस ए सेट में। देन आपके पास ए जो है वो आपका उस रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम सेट की बात करते हैं। जब सेट में हम करते थे, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3, इस तरह से आपके पास ए सेट है। देन आपके पास एक रिलेशन आपको डिफाइन होगा, तो वहां पर आपको भी कोई भी दो जोड़ी में आपको यहाँ पर रिलेशन डिफाइन होगा। जैसे 1 1 का हो गया, 2 2 का हो गया, 3 3 का हो गया, इसके साथ आपके पास 1 2 है। ठीक है, और इसी के साथ 2 1 है, या फिर आपके पास 1 3, इस टाइप से जो है वो आपको एक रिलेशन जो है वो डिफाइन होता था। हमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी होती थी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों होती थी देन आपके पास वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता था। ठीक है, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर करना है। हम यहाँ से ए उठाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए हमने इस सेट से उठाया यानी कि 1 उठाया, देन 1 1 आपका उस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 उठाया तो 1 1 है, 2 उठाया 2 2 भी इस रिलेशन में है, 3 उठाया तो 3 3 भी इस रिलेशन में है। देन आपका वो क्या हो जाता था, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता था। ठीक है, सेकंड हम देखते थे कि वो सिमेट्रिक बना रहा है या नहीं बना रहा है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी, हम ए और बी जो है उस रिलेशन से कोई सेट उठाते थे और वही जो है ए और बी पेयर जो है हम उस रिलेशन से उठाते थे, और उसका जो रिवर्स है वो भी आपका उसमें ही होना चाहिए, रिलेशन में ही होना चाहिए। तो वो आपका क्या बनता था, वो आपका सिमेट्रिक बनता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 2 उठा लिया, तो 1 2 का रिवर्स करेंगे तो 2 1 बनेगा, ये भी आपका रिलेशन में है, देन ये भी आपका क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते थे कि ए और बी आपका रिलेशन से हम उठाते थे, देन हम बी से ही स्टार्ट करते थे, बी सी भी हम एक रिलेशन से उठाते थे, देन हमें ये दिखाना होता था कि ए सी जो है वो भी आपका किस में होगा, रिलेशन में होगा। तो हम यहाँ पर सारे जो रिलेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका हम उठा के चेक करते थे। तो यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट होने वाला मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो 1 1 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और 1 2 जो है ये भी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। देन आपका ए और सी यानी कि 1 2 जो है ये भी आपका रिलेशन में आना चाहिए। तो वो आपका हम हर एक कंडीशन के साथ ये करके देखते थे, देन आपके पास वो क्या बन जाता था, वो आपके पास ट्रांजिटिव बन जाता था। ठीक है, सेम हमें ये कंडीशन किस में करनी है, ये हमें कोंग्रेंसी में करनी है। ए इज कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव। क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें यहाँ पर एक ही सेम मेंबर्स लेने हैं, यानी कि ए हमें दिखाना, ए जो है वो आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है ये, जैसे कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ए कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम है, देन आपको इस चीज को इस तरह से भी लिखना आना चाहिए कि ए माइनस बी जो है यानी कि m जो है वो आपका डिवाइड्स करना चाहिए a माइनस बी को। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से गिवन है तो आपको ये लिखना आना चाहिए, और अगर इस तरह से गिवन है तो ये लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, m डिवाइड्स a माइनस ए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इज कोंग्रेंट टू ए मोडुलो एम। आपको पता है कि हर नंबर अपने आप के तो कोंग्रेंट होगा, तो एम डिवाइड करेगा ए माइनस ए को, यानी कि एम डिवाइड्स 0। तो आप 0 को हर एक नंबर जो है वो आपका डिवाइड कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। सेकंड हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, किसके लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए जो है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। सिमेट्रिक में आपको क्या करना होता है, एक हमसे पहले तो यही लेंगे अकॉर्डिंग टू कोंग्रेंसी की डेफिनेशन कि ए कोंग्रेंट टू बी मोडुलो एम। ठीक है, यही चीज हम लेके चलेंगे। अब आपको पता है इसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी को। ठीक है, एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एम डिवाइड्स माइनस का बी,
सॉरी यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से मैं माइनस का कॉमन लूंगी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये b प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, यानी माइनस का b माइनस a। अब आपको पता है कि कोई नंबर अगर किसी के नेगेटिव को अगर डिवाइड कर रहा है तो ओबियस है कि वो उसके पॉजिटिव को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि 4 अगर हम ये तो देखो अकॉर्डिंग टू इसके हम किस तरह से लिखेंगे, 2 डिवाइड्स 4, इसका मतलब क्या है कि 4 को 2 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर हम -4 कर देंगे तो इसको भी तो 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, नेगेटिव को भी तो डिवाइड करेगा। तो अगर ये नेगेटिव को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब m डिवाइड करेगा b माइनस a को। ठीक है, b माइनस a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि b इज कोंग्रेंट टू a मोडुलो m हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि हम लेके चले कि a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, हमने प्रूफ कर दिया b इज कोंग्रेंट टू a मोडुलो m, यानी कि हमें ए बी रिलेशन से लेना था, बी ए हमने उसका रिवर्स हमने दिखा दिया तो वो हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। सिमेट्रिक की कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। थर्ड हमें क्या दिखानी है, थर्ड हमें दिखानी है ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लेना है कि a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, ये कंडीशन आपको लेनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब m डिवाइड्स a माइनस b। सेकंड हम यहाँ पर लेके चलते हैं, दो कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट तो ये ले ली हमने, सेकंड हम ये ले लेते हैं कि b इज कोंग्रेंट टू c मोडुलो m। c मोडुलो m इसका मतलब क्या है कि m डिवाइड कर रहा है b माइनस c को। ठीक है, हमने ये दोनों ले ली। अब हम यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये चीज होती है कि m अगर आपका a को डिवाइड कर रहा है, m आपका b को डिवाइड कर रहा है। पीछे मैंने आपको यहाँ पर करवाया था, तो ये जो m है इन दोनों के प्लस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या रहेगा, m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है और m आपका b माइनस c को डिवाइड कर रहा है, तो m जो है वो इनके प्लस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m आपका किसको डिवाइड करेगा, a माइनस c को। तो m अगर a माइनस c को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, a इज कोंग्रेंट टू c मोडुलो m हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था किया कि a और b, जैसे नॉर्मली अगर हम ले कि a b आपका रिलेशन में है और b c जो है वो भी आपका रिलेशन में है, देन हमें दिखाना था a c आपका रिलेशन में होगा। ठीक है, देन आपके पास क्या होता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो a b का कोंग्रेंट लिया, फिर b c का कोंग्रेंट लिया, हमने दिखा दिया a कोंग्रेंट टू c दिखा दिया, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नॉर्मली आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी कॉन्ग्रेंसी की अगर आपको वैल्यू दे रखी, जैसे कि यही मान लेते हैं हमने जो एग्जांपल लिया 31 कोंग्रेंट टू 7 मोडुलो 4, तो आपको इस तरह से पूछ रखा हो, ये क्वेश्चन दे रखा हो और ये पूछ रखा हो कि इज आपको ऑप्शन में डालेंगे रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा या इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो आपको नॉर्मली यही चेक करना है कि ये कोंग्रेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको 31 माइनस 7 ये निकालना है, कितना हो जाएगा 24 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, 4 जो है वो इसका क्या बन रहा है, डिवाइजर, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि 4 डिवाइड्स 24। इसका मतलब ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो कॉन्ग्रेंस होता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, और प्रीवियस पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट थ्योरम है जो आपको यहाँ पर करनी है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो चीज आपको समझनी है। क्या है कि इफ a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, कि a जो है वो कोंग्रेंट है b मोडुलो m के, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपकी सेम अगर कोंग्रेंसी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज दे रखी है कि a कोंग्रेंट है b मोडुलो m के, देन आपके पास दो रिजल्ट्स बनेंगे। आप इनमें कोई भी सेम इंटीग्रल वैल्यू x आप ले सकते हो, दोनों में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, x लिया है मैंने कि a प्लस एक्स इक्वल्स टू b प्लस एक्स मोडुलो m, तो ये भी आपकी कोंग्रेंसी की जो डेफिनेशन होगी, यानी कोंग्रेंसी की जो आपके पास कंडीशन होगी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, आपका ये भी कोंग्रेंट बनेगा। ठीक है, कि a प्लस एक्स इज कोंग्रेंट टू b प्लस एक्स मोडुलो m। ठीक है, अगर आपके पास कोंग्रेंसी की कंडीशन पहले से सेटिस्फाई है, देन आपके पास ये चीज है कि अगर x कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू दोनों में अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, आप इसके साथ कोई भी इंटीग्रल वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई कॉन्ग्रेंसी गिवन है, देन आप उनमें सेम इंटीग्रल वैल्यू ऐड कर सकते हो और सेम इंटीग्रल वैल्यू को आप a और b के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन आपके पास ये जो x है ये आपके पास कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, सेम होनी चाहिए दोनों साइड। ठीक है, कोई भी ये इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, इंटीग्रल
ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज आपको ये चीज जो है वो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आपको एज इट इज याद रखनी है। वो क्या है कि अगर a जो है वो कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, कि a कोंग्रेंट टू b मोडुलो m है, इसके साथ में ही एक रिलेशन और दे रखा है कि c कोंग्रेंट टू d मोडुलो m। ये दो रिलेशन आपको दे रखे हैं कि a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m और c इज कोंग्रेंट टू d मोडुलो m। देन आपको ये चीज याद रखनी है कि a माइनस सी करें, a माइनस सी कोंग्रेंट होगा b माइनस डी मोडुलो m के। ठीक है, ये सीधे आपको याद रखने हैं। यहाँ से सीधे ही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे कि अगर आपके पास दो रिलेशन दे रखे हैं, दो कॉन्ग्रेंट रिलेशन दे रखे हैं, देन इनकी जो ये मान लीजिए आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपके पास जो है वो राइट साइड है, तो a माइनस सी करेंगे, यानी कि आप इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो a माइनस सी और b माइनस डी मोडुलो m। सेकेंड इसमें आप इनको ऐड कर सकते हो a प्लस सी इज कॉन्ग्रेंट टू b प्लस डी मोडुलो m। ठीक है, मोडुलो m, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की जरूरी नहीं, सीधा ही लिख लेना। ठीक है, b माइनस टी मोडुलो m, b प्लस टी मोडुलो m। इसके साथ आप इनकी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए सी इक्वल्स टू में बी डी मोडुलो m। तो ये जो है ये रिजल्ट जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रीवियस पूछा नहीं गया था, प्रीवियस सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो पूछा गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, जैसे 36 इज कोंग्रेंट टू 16 मोड 10। ठीक है, 16 मोड 10 अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो आप यहाँ पर मत कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर आप ऐसे मत कर देना कि 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 4 नेम 36 और 4 चौक 16 मोडुलो 10, इस तरह से मत कर देना। ये आपका जो आंसर रहेगा वो गलत रहेगा। ठीक है, आपको कोई भी कॉमन चीज यानी कि आपको मल्टीप्लाई किसी से कट नहीं करना है, नहीं तो आपके आंसर्स में क्या होंगे, वो गड़बड़ी हो जाएगी आंसर्स में। ठीक है, तो आपको ये कट नहीं करना है, अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको कट नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा ही क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 आपका कोंग्रेंट है 16 मोड m के, तो m यानी कि आपके पास 10 है, तो यहाँ पर आप इसको इस साइड लेके आओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 10 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो ये आपका कोंग्रेंसी जो है वो आपकी बन रही है। लेकिन जब आपको यहाँ पर आप इसको कट कर दोगे तो ये जो 4 है वो आपका कोंग्रेंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कट नहीं करना। आप देख सकते हो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 आपका नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 10 से ये डिविजिबल नहीं है, तो ये यहाँ पर आपकी कोंग्रेंसी की जो कंडीशंस होती हैं वो फेल हो जाती हैं। तो आपको कोई भी कॉमन चीज जो है वो आपको कट नहीं करनी है, आपको सीधा ही क्वेश्चन करना है बिना कट करे। देन आपकी वहाँ पर कोंग्रेंसी की जो कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई होंगी, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो थ्योरम करनी है वो देखिए आपको क्या करनी है। मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है कि a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m, b मोडुलो m। इसके साथ अगर आपके पास दोनों साइड कोई इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ठीक है, सी ए इज कोंग्रेंट टू सी बी मोड m, अगर सेम वैल्यू आपके पास क्या है, मल्टीपल में है दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या है, मल्टीपल में है, और ये जो मल्टीपल की जो वैल्यू है जैसे c, इसका जब हम इस m के साथ जीसीडी निकालते हैं, जीसीडी कह लो या फिर आप एचसीएफ भी कह सकते हो, जीसीडी जो निकालते हैं वो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देन आपके पास ये रहेगा कि a जो है वो कोंग्रेंट हो जाएगा b मोडुलो m के। ठीक है, क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कॉमन चीज है, दोनों में मल्टीप्लाई कॉमन है, जैसे यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन मल्टीप्लाई था दोनों में। ठीक है, दोनों में क्या था, 4 जो है वो कॉमन मल्टीप्लाई था। देन जैसे यहीं पर इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ कि 36 इज कोंग्रेंट टू 16 मोड 10। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू में 9, 9 चौक 36, और ये 4 इंटू 4 4 चौक 16 मोड 10। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर सी का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। इस 4 की आपको जीसीडी निकालनी किसके साथ, 10 के साथ। तो आपको पता है यहाँ पर जीसीडी दोनों में क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर आपके पास जीसीडी 1 आ रहा है, देन आप उस सी को आप कट कर दोगे तो वो भी आपका क्या रहेगा, कोंग्रेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमने 4 को यहाँ पर कट किया, 4 को कट किया, तो यहाँ पर आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा था, जैसे कि a और b बच रहा था, ये आपका 9 और 4 a और b का ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये कोंग्रेंसी नहीं बनी।
नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इनका जीसीडी 1 नहीं था। जीसीडी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वहीं पर आपका जो है ये ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी का जब हम वो कॉमन चीज कट कर देंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी में कॉमन चीज सेम है तो उस कॉमन चीज का उस एम के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी आपका ए जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा बी मोडुलो एम के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वहां पर आपका कॉन्ग्रेंसी का जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीसीडी 1 आना चाहिए उस कॉमन के साथ एम का, तभी आपका जो है वो ए कॉन्ग्रेंट कटने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, कटने के बाद जो ए और बी की जो वैल्यू रहेंगी वो भी कॉन्ग्रेंसी बनाएंगी। ठीक है, इसी के साथ ये रिजल्ट है, जैसे कि यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी, जैसे आपकी यहाँ पर आपकी जीसीडी 1 था तो यहाँ पर अगर जीसीडी 1 के अलावा आ जाए तो वो चीज आपको याद रखनी है कि अगर मान लीजिए सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मोड एम है, ठीक है, ये चीज अगर आपको गिवन है और अगर आपका सी के साथ एम का अगर जीसीडी, ठीक है, जीसीडी जो है वो कोई डी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? कोई भी अनदर डी वैल्यू आ रही है, देन हम इस एम को क्या लिखेंगे? इस m को हम क्या लिखेंगे? m को हम लिख सकते हैं dm1। कहने का मतलब क्या है? जीसीडी का मतलब क्या होता है? जीसीडी का यही तो मतलब होता है कि जो ये d है वो आपका इस c को भी डिवाइड कर रहा है, d जो है वो आपका इस m को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, वही सबसे छोटी वैल्यू ही आपकी जीसीडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि सी ए यानी कि कोई भी मल्टीपल वैल्यू है, सी जैसे हम कट कर देते, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे 4 हमने कट कर दिया, यहाँ पर जैसे 4 हम कट कर दें, सेम ये आपका सी का ही काम कर रहा है। तो सी ए इक्वल्स टू सी बी मोड एम है और इस सी का यानी कि जो कॉमन है दोनों में, इसका एम के साथ अगर हम जीसीडी निकालते हैं वो 1 आता है, तो वो कैंसिल करने के बाद सी आपका वो जो रिजल्ट बचेगा वो भी आपका कॉन्ग्रेंसी बना रहा है। लेकिन अगर सी के अलावा कोई डी वैल्यू आ रही है तो वो कॉन्ग्रेंसी किसके साथ बनाएगा? ये चीज आपको समझनी है। तो अगर 1 के अलावा अगर C और M का GCD D आ रहा है तो वहां पर आपका जो ये M होगा वो किसके इक्वल होता है? DM1 के। ये कैसे आया देखो, इसका मतलब क्या? D डिवाइड कर रहा है C को, D डिवाइड कर रहा है M को, तो जब हम इस D से इस M को डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए आपके पास क्वोशेंट कोई M1 आएगा और आपके पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करेगा तभी तो आपका ये GCD आया है। तो D जो है वो उस M को डिवाइड कर रहा है, देन आपके पास M1 आएगा। तो आपको पता है M आप किस तरह से लिख सकते हो? डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट, तो DM1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्ग्रेंसी बनेगी वो क्या बनेगी कि A जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा B मोड M1 के। M1 क्या होगा? वो आपका क्वोशेंट होगा। क्या होगा? क्वोशेंट होगा। जब हम उस जैसे यहाँ पर ये m क्या है? ये m क्या है? ये आपके पास m यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर ये क्या आया है? ये आया है आपके पास 5। इसका मतलब क्या है कि 9 जो है वो कॉन्ग्रेंट टू 4 मोडुलो 5 होगा। 4 मोडुलो क्या होगा? 5 होगा। दोनों ही मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर 1 होगा तभी आपके पास क्या होगा? वो A जो है वो B के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। और अगर 1 नहीं होता है कोई D, जैसे किस एग्जाम्पल में आपके पास 2 आया है इनका GCD, जब 2 आ गया तो आप क्या करोगे? ये M जो है उस M को 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास क्वोशेंट क्या आया? 5 आया। तो वो जो A और B की वैल्यू यानी कि कॉमन C को कट करने पर A और B जो बचा है वो उस M को डिवाइड करने पर GCD से आपके पास जो क्वोशेंट होगा उसके साथ ये जो है वो कॉन्ग्रेंसी बनाएगा। तो ये आपका रिजल्ट है जो कि आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो सीधे ही आपको जैसे इस तरह से दे दिया जाएगा, देन आपको आंसर में इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कॉमन वैल्यू है दोनों में और उस कॉमन वैल्यू का उस M के साथ GCD D आ रहा है, यानी कि कोई भी 1 के अलावा कोई भी GCD आ रहा है, तो वहां पर आप उस GCD को उस M से डिवाइड करोगे, देन जो आपके पास क्वोशेंट होगा उस क्वोशेंट के साथ वो क्या बनाएगा? कॉन्ग्रेंसी बनाएगा। तो 9 जो है, क्योंकि यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन आ रहा था, 4 हमने कट कर दिया। देन A और B क्या है? 9 और 4 है, तो 9 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मोडुलो 5। और 5 क्या है? 5 जब हमने M को उस GCD से डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशेंट आया था। तो इस तरह से ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। दोनों रिजल्ट्स में GCD 1 होगा तो सीधा ही कॉमन कट जाएगा और आपका कॉन्ग्रेंसी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई अनदर वैल्यू D आपके पास अगर कोई आ रही है GCD, तो वहां पर आपके पास उस D को हमें M से डिवाइड करना है, जो आपके पास वहां पर जो
क्वेश्चन आएगा वो आपका कॉन्ग्रुएंसी बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अब इसके साथ एक सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M, ठीक है, B मोडुलो M है, देन आप यहाँ पर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पावर में कर सकते हो दोनों के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी बनाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स भी आपको याद रखना है। जैसे आप प्लस सेम इंटीग्रल वैल्यू प्लस कर सकते हो, सेम इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही सेम इंटीग्रल वैल्यू आप पावर में भी कर सकते हो, तो वहां पर आपकी कॉन्ग्रुएंसी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके साथ ही यहाँ पर एक पॉलिनोमियल होता है आपका विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के साथ, वो भी आपका यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी बनाता है। तो वो देखिए वो रिजल्ट्स कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इंटीग्रल एक जो है वो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के साथ आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। क्या है कि सी एन एक्स की पावर एन प्लस में सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस में सी एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ये कोई भी कोफिशिएंट्स है, हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर जो है वो बनती जाएगी। ठीक है, बनती जाएगी इस तरह से जो है वो लास्ट में आपके पास c1 x प्लस में c0 आ जाएगा। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जहां पर आपके पास ये c1 cn माइनस वन, ये सारे क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोई भी इंटीग्रल कोफिशिएंट है। n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, इफ आपके पास अगर a जो है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, b मोडुलो m है, देन आपके पास ये होगा कि ये यहाँ पर जब आप इस फंक्शन में ये a वैल्यू पुट करेंगे वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा f ऑफ b जब हम b वैल्यू पुट करेंगे मोड m। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, देन वो पॉलिनोमियल में हम ये a वैल्यू पुट करेंगे और उस पॉलिनोमियल में हम b वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे उस मोड m के साथ। ठीक है, तो f ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू f ऑफ b मोड m, तो ये चीज आपको सीधी याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ कि फाइंड a, अगर हमें a वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट आपको इस तरह से गिवन है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड m। ये जो है वो मैं आपको सिर्फ नॉर्मली समझा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर एक ही ज़्यादा वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर इस तरह से गिवन है तो आप इसको नॉर्मली कैसे करोगे, आपको पता है मैंने कॉन्ग्रुएंसी की आपको डेफिनेशन कराई थी, तो आप नॉर्मली इसमें कैसे करोगे, आपको a इस साइड लेके आओगे माइनस में 7, a माइनस में 7, आप इक्वल्स टू में लिखोगे 5 के। जैसे कॉन्ग्रुएंसी की थर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको कराया था a माइनस बी इज इक्वल्स टू में m के, यानी मल्टीप्लाई में आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू k रखोगे, तो यहाँ पर m के साथ मैंने k रख लिया। अब यहाँ पर k की वैल्यू कोई भी आप इंटीग्रल वैल्यू रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2, इस तरह से चलता रहेगा, -1 -2, इस तरह से वैल्यू जो है वो आप पुट करोगे। जब यहाँ पर k की वैल्यू आप इस तरह से पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएंगी 5k प्लस में 7, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास आती रहेंगी। जैसे a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, सॉरी यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 1 जब 5 प्लस में 7 12 आ जाएगी। फिर अगर मैं 2 रख रही हूँ तो 5 2 जा 10 प्लस में 7 17 आ जाएगी। अगर मैं 0 रख रही हूँ, अगर k की वैल्यू मैं क्या रख रही हूँ 0 रख रही हूँ, तो k की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगी तो 7 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप जिस तरह से वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास कॉन्ग्रुएंसी बनती रहेगी। जैसे 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड m 5। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी जो बनती रहेंगी। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड m, इस तरह से वैल्यू जो है वो आपकी बनती रहेंगी। जैसे जैसे आप वेरी करवाओगे k की वैल्यू, वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स जो है वो बनते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट रिजल्ट्स जो है वो आपको याद रखना है कि a जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m1 कोई वैल्यू मान लीजिए किसी भी वैल्यू के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी के साथ अगर मान लीजिए a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m2, ठीक है m2, इस तरह से अगर दो वैल्यू दे रखी हैं कि फर्स्ट में m1 कोई वैल्यू है, सेकंड में m2 कोई वैल्यू है, आपका ये कॉन्ग्रुएंट है, देन आप यहाँ पर क्या करोगे m1 और m2 का एलसीएम निकाल लो। ये आपका किसका साइन होता है, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है ये एलसीएम का साइन होता है। क्या होता है एलसीएम का, तो मान लीजिए इनका एलसीएम निकालने के पास कोई m वैल्यू आ गई, तो देन ये आपके पास a b जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा उस एलसीएम के साथ। ठीक है, m के साथ, यानी कि m1 और m2 दो वैल्यू के साथ अगर ये कॉन्ग्रुएंट है कि a जो है
m अगर डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, इसका मतलब यही तो है कि m1 डिवाइड्स करेगा a माइनस बी को। इसका मतलब है कि m2 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को। हम m1 और m2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास कोई m वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ठीक है, तो उसका एलसीएम निकालने के बाद वो भी आपका किसको डिवाइड करेगा, वो आपका डिवाइड करेगा a माइनस बी को। इसी के साथ आपको एक रिजल्ट जो है वो सीधा याद रखना है, प्रीवियस में पूछा गया है कि n अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर आपके जो आपके एक से दो से ज्यादा आपके फैक्टर हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो आपका 4 होता है। तो इसका मतलब क्या है, n ग्रेटर 4 कंपोजिट नंबर लेना है। n आपका क्या है, n आपका एक कंपोजिट नंबर है। देन आपको ये चीज याद रखनी है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल कंपोजिट नंबर है, n की वैल्यू ग्रेटर 4 है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो आपका कोंग्रेंट होगा 0 मोड n के साथ। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर 4 है, ग्रेटर 4 है। इसका मतलब क्या है कि n माइनस 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो आपका कोंग्रेंट होगा 0 मोड n के साथ। ये आपको सीधा रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि अगर a आपका कोंग्रेंट है b मोडुलो m के साथ, देन अगर आप a का जीसीडी निकाल लो m के साथ या b का जीसीडी निकाल लो m के साथ, दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि a इज कोंग्रेंट टू b मोडुलो m। देन a का जीसीडी अगर आप m के साथ निकाल रहे हो और bm का जीसीडी निकाल रहे हो, दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी यहाँ पर सीधी स्टेटमेंट्स जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वो देखिए स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट है वो है आपकी फेरमैट्स थ्योरम। इसमें क्या है कि p अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और a डिनोट कर रहा है n इंटीजर, कि a आपका कोई भी इंटीजर है और p आपके पास कोई प्राइम नंबर है, देन उनका अगर हम जीसीडी निकालते हैं वो आपके पास 1 आ रहा है, देन आपके पास ये कंडीशन होती है कि वो जो इंटीजर वैल्यू होती है उसकी पावर अगर हम p, वो प्राइम नंबर जो आपको गिवन होगा p माइनस में 1, कि a की पावर p माइनस 1 इज कोंग्रेंट टू 1 मोड p। ये आपके पास किसकी थ्योरम होती है, ये फेरमैट थ्योरम होती है। सीधी स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस पेपर में आपसे पूछी हुई है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये है आपकी फेरमैट्स थ्योरम। सेकंड है आपकी विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट कि अगर p आपके पास कोई प्राइम नंबर है, देन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कोंग्रेंट टू माइनस वन मोड p। ठीक है, ये सीधी आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। इसके अलावा ये इस तरह से भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये p जो -1 होता है ये इस साइड आकर प्लस हो जाता है, कोंग्रेंट टू 0 मोड p, यानी कि इस तरह से भी ये स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई आ सकती है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है। ये आपकी होती है विल्सन थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम जो है वो आपकी प्रीवियस पेपर में पूछी हुई है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना कि किस तरह से इनका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी फेरमैट्स थ्योरम है और ये आपकी विल्सन थ्योरम है, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन है दोनों की आपको अच्छे से याद कर लेनी है। विल्सन में आपका जो कन्वर्स होता है वो भी आपका यहाँ पर ट्रू होता है कि अगर आपके पास p प्राइम नंबर है, देन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कोंग्रेंट टू -1 मोड p, और अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कोंग्रेंट टू -1 मोड p है, देन आपका p जो होगा वो आपका एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। पूछी नहीं हुई है लेकिन आप कर लीजिए क्योंकि तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि m1 m2 से लेकर mr तक अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं, डिनोट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे आपके क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। किसमें है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। और रिलेटिवली प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था ऐसा दो जोड़ा जिनका आपका जो जीसीडी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। एंड लेट a1 a2 से लेकर ar डिनोट्स एनी आर इंटीजर्स, यहाँ पर भी a1 a2 से लेकर ar तक है, r भी आपके कोई भी इंटीजर्स होते हैं। देन द कोंग्रेंसी, कोंग्रेंसी क्या है कि x इज कोंग्रेंट टू ai मोड mi। ai का मतलब क्या है कि ये x जो है, ये x वैल्यू जो है वो कोंग्रेंट होगी किसके साथ, ai मतलब a1 a2 a3 ar तक कुछ भी हो सकता है। मोड mi भी आपका m1 m2 m3 कुछ भी हो सकता है। आर तक कोई भी आपका कॉमन आपका ये जो है वो क्या रहेगा, कॉमन आपके पास वैल्यू रहेगी आर तक। आई आपको यहाँ पर डिनोट करके दिखा रहा है 1 2 से लेकर आर तक। हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, एनी 2 कॉमन सॉल्यूशंस आर कोंग्रेंट मोड एम।
ये ले सकते हैं कि जो एम आई है, जितने भी आपके पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन आएंगे उनको हम एक कोंग्रेंट मोड एम ले लेते हैं। तो कॉमन सॉल्यूशन में आपके पास ये कोंग्रेंट एम यहाँ पर एक ले लिया है, तो फिर एम जो है वो आपके पास क्या है, M1 M2 MR, यानी कि जो एक्स है इज कोंग्रेंट टू AI मोड एम हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम में एम आपका क्या है 1 2 3 से लेकर R तक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि ये आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है। ठीक है, जहां पर आई आपका 1 to R होता है। ठीक है, तो ये आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मेन आपकी ये फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम है। यहाँ पर सीधा स्टेटमेंट से पीछे 2 क्वेश्चन दोनों ही थ्योरम से आए हुए थे, तो ये दोनों आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पर इसकी क्या स्टेटमेंट होती है, क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।